हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आप लोग को जैसे पता है कि इंडियन पॉलिटी का 10,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहा है और आज क्लास 3 है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। आंसर हो जाएगा मराठी। द्रविड़ भाषा में कौन कौन सा आता है? द्रविड़ भाषा में आता है तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम शामिल है। जबकि मराठी जो है एक आर्य भाषा होता है जो संस्कृत के अपभ्रंश से विकसित हुई है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1984 में हुआ था। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में हुआ था। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के जीवन और विचारों का प्रचार करना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो मई 2016 में मिला था। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी 28 मई 2016 को मिली थी, ताकि व्यवसायियों के मतलब यानी कि बिजनेसमैन जो है उसके दिवालियापन के समाधान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में था? आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था और यह इसका गठन हुआ था केंद्र राज्य संबंधों में शक्ति संतुलन की समीक्षा करने के लिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क को जो है वो स्टेट ये मतलब संग्रहित करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? आंसर रहेगा राजस्थानी और अंग्रेजी। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? इसमें गौर करना आप लोग नहीं है, ठीक है। तो सांसद नहीं बन सकता है। जो लोक सेवक है वो सांसद कभी नहीं बन सकता है। लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है, जबकि वह अन्य पदों जैसे विश्वविद्यालय के उप कुलपति, मंत्रिमंडल सचिव और मंत्री के निजी सचिव पद पर कार्य कर सकता है। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पहले मुख्यमंत्री भी बने ये हिमाचल प्रदेश का। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जो भारत के नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2005 हो जाएगा। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1926 में। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था, जो श्रमिक संघों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो। भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है, जबकि अन्य जासूसी और रक्षा से संबंधित विभाग बाहर हैं। लीचिंग भीड़ द्वारा, लीचिंग का मतलब होता है भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट पीट कर मार डालना। तो लिंचिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। मणिपुर ने लिंचिंग के मामलों पर नियंत्रण के लिए 2018 में कानून पारित किया, जिससे यह पहला राज्य बना।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था, जिसमें पंजाब को स्वायत्त राज्य बनाने की बात की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात हो जाएगा। गुजरात ने 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बनने का सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इसे लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, जहां उनकी समाधि स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो कोठारी आयोग नहीं है। कोठारी आयोग का संबंध राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से था। कोठारी आयोग का जो संबंध था वो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से था, जबकि अन्य आयोग केंद्र राज्य संबंधों से था। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो संघवाद कहलाती है। संघवाद वह प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। पहली बार किस भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप लोग। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और कब फहराया था? 15 अगस्त 1974 को। आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एम करुणानिधि। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? विशालांध्र आंदोलन। विशालांध्र आंदोलन का उद्देश्य सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने की मांग था, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? आंसर जो गया लाल। तो गया लाल के लिए ही आया राम गया राम बोला गया था। तो 1966 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विधायक गया लाल ने 2 बार पक्ष बदला, जिसके बाद आया राम गया राम की प्रसिद्ध अभिव्यक्ति बनी। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, आप लोग याद रखना इसको। तो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। सत्ताईस अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। गोविंद बल्लभ पंत ने संविधान सभा में कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। आंसर हो जाएगा लोकपाल। लोकपाल जो है भारत में भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो सार्वजनिक सेवा में कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण स्थानीय सरकार का भाग नहीं है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला परिषद भारत के स्थानीय सरकार का हिस्सा था।
इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले वर्ष की समीक्षा करता है। चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष गया था से अपनाया 1957, यानी कि मतलब किस वर्ष अपनाया गया था? तो क्वेश्चन उल्टा पड़ गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर को यहाँ पे हो जाएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष अपनाया गया था, ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1957। भारत सरकार ने 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी थी। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो वी के कृष्णा मेनन था। वी के कृष्णा मेनन ने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया, न कि वित्त मंत्री के रूप में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड को 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा 1968। भारत में पहला लोकपाल विधेयक 9 मई 1968 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? मुद्रास्फीति नहीं है, ऑप्शन में दिया होगा। तो गांधी जी ने समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों जैसे निरक्षरता, बाल विवाह और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन मुद्रास्फीति उनके सुधार आंदोलन में शामिल नहीं थी। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो कार्यपालिका है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन करता है। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। आंसर केंद्र। एकात्मक राज्य प्रणाली में सभी सरकारी कार्यों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल। केरल में 5 अप्रैल 1957 को एम.एस. नबूदिरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की सरकार बनी, जो विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? यह 1904 में पारित किया गया था। जो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो 1904 में पारित किया गया था, याद रखना आप लोग, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में ब्रिटिश राज के समय पारित हुआ था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। और ये मौलिक अधिकार जो है
और आर्टिकल 12 से 35 तक है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है वह है 36 से 51। याद रखना आप लोग, आर्टिकल 36 से 51 तक है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं, जिनका पालन राज्य द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के लेखे अकाउंट्स 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? सहकारी निधि नहीं था। तो भारत सरकार के लेखे में समेकित निधि क्या क्या आता है? भारत सरकार के लेख में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा होते हैं, लेकिन सहकारी निधि इस सूची में शामिल नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो वार्ड समिति हो जाएगा। जब किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो तो सरकार द्वारा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। और अगर 3 लाख से कम हो तो वार्ड समिति वहाँ पर नहीं होती है। भारत सरकार की अर्ध संघीय रूप यानी कि क्वासी फेडरल फॉर्म का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो कन्नाडा से लिया गया था। याद रखना कि अर्ध संघीय रूप या तो फिर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो याद रखना आप लोग, क्वासी फेडरल फॉर्म जो है कन्नाडा से लिया गया था। तो भारत का अर्ध संघीय रूप कन्नाडा से लिया गया है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता है और केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? केरल हो जाएगा। गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, लेकिन केरल ने ऐसा नहीं किया। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो यह धारा 144 हो जाएगा। CRPC की धारा 144 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करती है। IPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा भारतीय पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड हो जाएगा इंग्लिश से, इंडियन पेनल कोड। IPC का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता भी बोल सकते हैं, जो भारत में अपराधों और उनके लिए निर्धारित सजा का विवरण करता है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो जैन को दिया गया है। 30 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन परसरयदाता कौन है? कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन हो जाएगा। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक और कस्टोडियन कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन होते हैं। यह भारत सरकार का एक आधिकारिक कानूनी दस्तावेज है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे इरविन, पहले इसको इरविन कहते थे। तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम, जो अब नाम चेंज करके हो गया नेशनल स्टेडियम, पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो रेलवे सुरक्षा बल है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, जबकि अन्य बल जैसे सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565 थे। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थीं, जिनमें से अधिकांश ने स्वेच्छा से भारत में विलय किया था। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, जो 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम शेट्टी। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। और गणतंत्र भारत का हो जाएगा, इसको भी याद रखना आप लोग। गणतंत्र भारत का जॉन मथाई हो जाएगा। जॉन मथाई। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक भारत की अधिराज्य की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक होती है। भारत को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? आंसर है पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव। पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा 1962 में पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु भाषा में रची गई थी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने विभिन्न रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 जनवरी 2002 को एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। 2002 में भारतीय ध्वज संहिता संशोधन के बाद अब किसी भी नागरिक को किसी भी दिन तिरंगा फहराने का अधिकार है, ना कि सिर्फ राष्ट्रीय त्योहारों पर। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम में जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ये टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाता है। टेलीग्राम से जुड़े, उसमें डेली क्विज भी करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, इसलिए टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें। तो चले फिर, ठीक है, अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।